नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कैरियर टॉक के इस वीडियो सीरीज में। मैं पीयूष ठक्कर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम कैरियर के रिगार्डिंग जो पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन्स रहते हैं वो पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग कोर्सेज की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और हर कोर्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के साथ पूरा एनालिटिकल डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी पेरेंट अपने बच्चों का एजुकेशन कैरियर प्लान कर रहे हैं उनको हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी ढेर सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, ये कंफ्यूजन्स इन वीडियोस में दूर होने वाले हैं। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। बैंकिंग कैरियर जो है वो हमारे देश में बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर माना जाता है, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी करियर माना जाता है और लाखों बच्चे हर साल इन एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं। बट बच्चों को अभी भी क्लैरिटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स को अभी भी क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन सी एग्जाम्स है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो इन एग्जाम्स के अंदर मास्टरी पा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, इन एग्जाम्स में सफलता दिला चुके हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशाग्र रावल जी, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। यस कुशाग्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कि आज आप हमारे साथ जुड़े और इस इंटरव्यू के लिए आपने हमको समय दिया। माय प्लेजर, एंटायरली माय प्लेजर जी। कुशाग्र जी, मैं सब व्यूअर्स को ये बता दूं कि कुशाग्र जी ने MSc IT की डिग्री पाई हुई है एंड ये डिग्री पूरी करने के बाद उनका टीचिंग में और बच्चों को इंस्पायर करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, उनका पैशन था। दैट्स व्हाई उन्होंने MBA जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब उनको ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने खुद उस एग्जामिनेशन से पास होना जो है वो सही समझा और उन्होंने सीमेट की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दी 2013 में एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक 3 उनको मिला था। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट जी। और जो गुरु खुद अगर इस मुकाम पे पहुंचते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से उस प्रोसेस से गाइड कर सकते हैं। देन आई थिंक बहुत सालों तक उन्होंने MBA के स्टूडेंट्स को एज वेल एज बैंकिंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। देयर आफ्टर कुशाग्र जी का जो मैंने अभी तक कैरियर ट्रैक किया है, व्हाट आई हैव सीन दैट वेरेवर ही इज इंक्लाइंड, जो भी जगह उनको इंटरेस्ट दिखता है, उनको वो काम करने का मन करता है, वो उस फील्ड के टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दुनिया में लोग बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं कि जो एक काम हमने स्टार्ट किया वही काम पूरा जीवन करते रहते हैं, बट उनका ऐसा नहीं है। अब उनको बैंकिंग प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था तो उन्होंने IBPS का एग्जाम दिया। IBPS का एग्जाम, बैंक की एग्जाम, ऑफिसर की एग्जाम उन्होंने क्लियर की। आई थिंक उस समय कुछ कट ऑफ 135 मार्क्स का था एंड ही गॉट 172 मार्क्स, मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने IBPS का एग्जाम क्लियर किया। Then he served to the bank for around 6 to 7 years and now again he is inclined towards legal field में वो inclined है और as an advocate आगे जाके वो काम करने का प्लान कर रहे हैं। बट स्टिल अच्छी बात ये है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात ये है कि he is still पैशनेट अबाउट टीचिंग और बच्चों को एज ए हॉबी अभी भी वो गाइड करते हैं, अभी भी इंस्पायर करते हैं, अभी भी ट्रेन करते हैं एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। सीरियसली कुशाग्र जी, जो आपका मैं कैरियर देखता हूँ इट इज रियली वेरी फैसिनेटिंग। मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि भाई एक काम किया, बहुत बार ऐसा होता है कि आई शुड डू समथिंग एल्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन एंड यू आर डूइंग इट ग्रेटली। Yes, thanks to my family, उनका सपोर्ट अच्छा रहा है। Whenever I asked them और shared with them कि मैं change करने वाला हूँ अपना career, they have supported me every time. So that's a good, very much big support Great. that I did from them. Great, 100%. That motivates me to pursue my passion. Big decisions and
बहुत ही बड़े डिसीजन ये होते हैं एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल। मुझे भी इंस्पायर कर दिया आपने। अरे नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जी यू आर आल्सो डूइंग ए वेरी नोबल जॉब। थैंक यू सो मच। कुशाग्र जी, आज हमें ये जानना है कि बैंकिंग एग्जाम्स किस पैटर्न में आगे बढ़ती है और क्या उसका स्ट्रक्चर है और किस तरह से बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट एंड वी आर वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि आज हमें बहुत ही जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी आपकी ओर से। जी, Sure, I'll try to तो be आई एम concise and to the point. जी आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर ऑफ दिस वीडियो। जी सर। तो आप अपना जो आगे का है प्रोसीजर वो बता पाएं। ओके, श्योर सर, श्योर। जी, yes, yes, now you are a presenter, you can please go ahead। जी श्योर। सो और कुशाग्र जी, मैं बीच बीच में थोड़ा आपको इंटरप्ट करता रहूंगा अगर कहीं मुझे प्लीज डाउट आया, बिकॉज I will very much like it। So आज हम एक्चुअली जो सर ने अभी बात की कि हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स के बैंक की रिक्रूटमेंट एग्जाम्स क्या होती है, कैसे किस टाइप्स की होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। I'll try to be to the point। इसमें डिटेल में जाने वाली भी काफी सारी चीजें हैं, but I'll stick to the point because we have some limitations of time and the resources। So तीन तरह की बैंक की रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हम फोकस करने वाले हैं। दैट इज एक IBPS जो कि कंडक्ट करता है, राइट, एवरी ईयर, क्लर्क्स की, ऑफिसर्स की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। SBI भी अपनी खुद की एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और RBI की थोड़ी हम ब्रीफ में बात करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव अहेड विद द थिंग्स। सो कौन कौन सी टाइप की पोस्ट की एग्जाम्स कंडक्ट होती है थ्रू आउट द ईयर, कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसीज फॉर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो क्लर्क की, जो सबसे बेसिक है एंड बहुत सारे लोग इसमें अटेम्प्ट्स करते हैं, ट्राई करते हैं इसको क्लियर करने की। सेकंड इज PO, जो नॉर्मली हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको कहते हैं। ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, कोई स्पेशलिस्ट ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल नो हाउ इसमें नहीं चाहिए होता है, सिर्फ ग्रेजुएट है, दैट्स इनफ। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें थोड़ा आपको टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है, राइट। विल डिस्कस देम इन डिटेल। एक क्लर्क की जॉब क्या होती है बिफोर यू ज्वाइन। जैसे कि आपने अभी देखा कि मेरा काफी सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रहा है और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी सब में कर चुका हूं मैं। सो एक क्लर्क की जॉब क्या होती है बिफोर यू ज्वाइन एनी प्रोफेशन, यू मस्ट बी थॉरो कि उसमें जाके हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ज्वाइन कर देते हैं कि SSC, चलो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करते हैं, देन फिर आफ्टर दे ज्वाइन कि अरे यार ये तो ऐसा काम तो मुझे पूरी लाइफ करना पड़ेगा, ये मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, आई एम फेड अप, कैसे लीव करूँ। अगेन शायद मेरे जैसा लकी ना हो तो वो जॉब को छोड़ नहीं पाते एंड दूसरी जॉब में जाना मुश्किल हो जाता है, कन्वर्जन जो है उसका। सो बिफोर गोइंग इनटू एनी जॉब यू मस्ट मीट सच पीपल हु आर इन दैट जॉब और देखना चाहिए कि हमें वो जॉब लेके करना क्या है पूरी लाइफ, राइट। सो मैं थोड़े थोड़े ब्रीफ दे देता हूँ, क्लर्क कैसा होता है, उसको क्या काम करना होता है बैंक में, राइट। सो नॉर्मली काम उसका होता है, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं एंड वी सी के सबसे पहले हम डील करते हैं जिसमें बैंक में जाके, वो होता है क्लर्क। ज्यादातर हम जाते हैं कैश जमा करने या विड्रॉ करने या वो, तो हम जो भी करते हैं वो थ्रू क्लर्क, राइट। डेटा एंट्री करते हैं, पासबुक की एंट्री करवाने जाते हैं, दैट काइंड ऑफ जॉब। DD लेने, डिपॉजिट के स्लिप लेने, रिसीट लेने या चेक्स जमा करवाने, जिससे भी डील करते हैं हम, दैट इज ए क्लर्क। ही इज द फेस ऑफ द बैंक, राइट। अगर आप फेस ऑफ द बैंक नहीं रख सकते, बैकग्राउंड में ही काम करना है, देन दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर डीलिंग आएगी। यू विल हैव टू फेस काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, नो डाउट ऑफिसर्स भी है डील करने के लिए, बट यू विल बी द फर्स्ट पर्सन दे विल बी कमिंग। ज्यादातर सिटीज में या गांव में आपके जो कस्टमर्स है वो आपसे ज्यादा रिलेशंस बनाए हुए होंगे रादर देन ऑफिसर्स, ओके, आपको ज्यादा पहचानते होंगे। सिंगल विंडो काउंटर होती है कई ब्रांचेस में, दैट इज एक क्लर्क सिर्फ कैश का काम नहीं करता या सिर्फ पासबुक प्रिंटिंग का काम नहीं करता,
वेरियस अदर डेटा एंट्री, अकाउंट ओपनिंग की एंट्री उसको करनी है, भले वेरीफाई ऑफिसर करेगा या चेक ऑफिसर करेगा, और कस्टमर ने फॉर्म्स बराबर भरे हैं कि नहीं वो आपको चेक करना है। दैट इज सिंगल विंडो काउंटर्स जिस भी ब्रांच में, ज्यादातर रूरल ब्रांचेस में होती है, तो वहां पे जो क्लर्क बैठा है उसको लगभग अपनी ब्रांच का सारा काम देखना होगा, बेसिक लेवल का, राइट, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लेवल का नहीं, ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑफिसर है, सुपरवाइजर है। थर्ड थिंग, बैंक की चाबियां, ब्रांच की चाबियां, कैश की चाबियां, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की चाबियां, वो सारा जिम्मेदारी क्लर्क की। एक चाबी उसके पास भी रहेगी, ऑब्वियसली दूसरी चाबी बैंक के पास रहती है। तो दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। ओके, अगर चाबी गुम हो जाए बैंक की तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियसली एक शर्मजनक भी बात है और एक टेंशन लेने वाली भी बात होगी। सो दिस इज अगेन ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। और कई बड़ी ब्रांचेस में या जो जोनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस या होती हेड ऑफिसेस, उसमें बैक ऑफिस का काम भी क्लर्क को रहता है। दैट इज जैसे अकाउंट्स बैलेंसिंग करना है, लेजर बैलेंस करना है, टैली करना है, अकाउंट ओपनिंग, ब्रांचेस में अकाउंट ओपनिंग का काम भी इसको करना है। तो वो सब काम उसको रहते हैं जनरल। और अभी ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट्स पीएसयू बैंक्स में भी मार्केटिंग होती है उनके प्रोडक्ट्स की, तो मार्केटिंग के काम भी क्लर्क्स संभालते हैं। और एज आई सेड, दे आर द बैंक, फेस ऑफ द बैंक, फेस ऑफ द ब्रांच। तो कस्टमर को कैसे डील करते हैं क्लर्क, उस पर काफी सारा डिपेंड रहता है सक्सेस बैंक का कि कैसे रहेगा, ब्रांच की सक्सेस कैसी रहेगी। शायद हो सकता है कि क्लर्क्स को बाहर फील्ड में ना भेजे मार्केटिंग के लिए, लेकिन इन द ब्रांच, इन द प्रीमाइसेस ऑफ द ब्रांच, जो कस्टमर्स विजिट करते हैं उसको बैंक के प्रोडक्ट समझाए। एटलीस्ट दूसरे काम, जैसे कैश का काम करते करते शायद उसको कोई बैंक की दूसरी प्रोडक्ट, डिपॉजिट में अच्छे रेट्स हो या लोन की नई स्कीम आई हो, उसके बारे में सिर्फ ऐसे बोल भी दे कि ये हमारे बैंक का प्रोडक्ट अच्छा है, भले ही वो शायद इमीडिएटली ना ले कस्टमर, लेकिन शायद वो नेक्स्ट टाइम अप्रोच करेगा। तो ऐसे सारे काम क्लर्क्स को रहते हैं करने के। सो दिस यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब। दीज आर जस्ट अ फ्यू, आई कैन नॉट कवर द एंटायर प्रोफाइल हियर, लेकिन दीज आर द मेन थिंग दैट, तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो ये काम करने जा रहे हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिल्कुल, कि एग्जाम क्लियर हो जाएगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, आप लाइन पे आ जाएंगे, आपका ट्रैक बन जाएगा, लेकिन आपको वहां पे पूरी लाइफ, क्या a good amount of your life क्या करना है, right? So you must know. Comparatively, अब पीओ के लिए अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो क्या रहेगा, उसकी प्रोफाइल क्या रहती है वो देखते हैं ऑफिसर की। तो जनरली ये एक सुपरवाइजर होता है। ओके, उसके अंडर में जो भी स्टाफ आता है, चाहे वो एक बैंक का पियोन हो या क्लर्क हो या उससे जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, उसका वो सुपरवाइजर है। वो कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या एक्यूरेसी रहती है, वो उसको देखना है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ओके, क्योंकि ये वेरीफाई करने वाला है उन्होंने क्या काम किया है, ही इज गोइंग टू चेक दैट एवरी डे। ओके, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी है, ज्यादातर कस्टमर्स क्लर्क के पास डील करके आते हैं और वहां पे काम निपट जाता है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो क्लर्क विल पास देम टू यू एज एन ऑफिसर। तो आपको वहां पे कस्टमर को हैंडल करना है, और ज्यादातर ये कस्टमर कैसे होते हैं, आसान काम वाले नहीं होते, नहीं तो क्लर्क के पास खत्म हो गया होता उनका काम, राइट? जिनको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो लेके जी बिल्कुल, और इसी के लिए आपको सैलरी भी ज्यादा मिल रही है, राइट? द मोर प्रॉब्लम्स, द बिगर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, द मोर फंड्स यू गेट, द मोर इनकम यू गेट। सो यहाँ पे आपको बड़े प्रॉब्लम्स, थोड़े क्लर्क लेवल से ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैंडल करने होंगे, नो डाउट, यू विल बी ट्रेन्ड फॉर दैट। ओके, और आप रेडी होंगे इसके लिए, राइट? सो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है यहाँ पे। ओके, मैनेजिंग कैश फ्लोज, लोन्स, मॉर्गेजेस, फाइनेंसेस। आप समझ लो, आप किसी ब्रांच में फॉर एग्जांपल ऑफिसर हो, तो वो ब्रांच आप ही की दुकान है, आपको उसमें प्रॉफिट करना है। ओके, सो एवरीथिंग, खर्चा कैसे कम करे, इनकम कैसे बढ़ाए, वो सब आपको देखना है एज एन ऑफिसर ब्रांच का। एक एक ब्रांच प्रॉफिट करेगी तो पूरी बैंक प्रॉफिट करेगी, राइट? सो you need to know how to do that. You will be trained for that, no doubt. Okay, take care of loan related documents, files, सब कहाँ पे रखी है, उसकी चाबी आपके पास रहेगी, क्लर्क के पास नहीं रहेगी। So फाइल्स की चाबी, डॉक्यूमेंट्स बराबर पड़े हैं कि नहीं, सही जगह पे पड़े हैं कि नहीं, सेफ तो है ना, कहीं बारिश में भीग गए, ऐसा कुछ नहीं, आग लग गई, you need to take care of that.
Okay. And there are many more jobs. एक PO जैसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के जब बैंक को ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट डे मुझे जो सिखाया गया था वो एक क्लर्क था मेरा ट्रेनर, राइट? सीनियर क्लर्क वाज माय ट्रेनर, एंड मुझे क्या सिखाया पहला दिन, तो एंट्री कैसे होती है कंप्यूटर में, बेसिक थिंग। ओके, सो एक क्लर्क का ही काम है, नो डाउट मुझे ऑफिसर बन के ये काम कंटिन्यू नहीं करना था, मुझे कुछ और उनका वेरीफाई करना था या एंट्री करने का जनरली मेरा काम नहीं होता, लेकिन मुझे पहले वो सिखाया कि बेसिक लेवल से बैंक में काम कैसे होता है। व्हेन यू जॉइन एज ए पीओ, एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू डू एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, राइट? आपका सुपीरियर वहां पे एज ए पीओ आप है, तो आप मान लीजिए सिर्फ ब्रांच मैनेजर आपका हेड या सुपीरियर नहीं है, एक क्लर्क भी आपका सुपीरियर को, उनको भी सुपीरियर मान के चलिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है आपसे, उनसे भी सीख लीजिए जो सीखना है वो। Then be prepared to learn everything A to Z. You must be clear with the process. Process आपको पूरा clear होगा तो आप उसको supervise कर पाएंगे. I think that must be the logic. जी. Exactly. तो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, how can you supervise, how can you check, keep a check on that, right? So be prepared. पहले 2 साल प्रोबेशन जो आपका रहेगा, तब तक आप PO कहलाएंगे, right? बाद में आप ऑफिसर कहलाते हैं। 2 साल तक आप प्रोबेशन पे है तो प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाएंगे, तब आपको ऑल काइंड्स ऑफ वर्क जितना चाहे उतना डील करे, उतनी डिफिकल्टी आप पहले 2 सालों में लेंगे, उतना ही आसान आपको रेस्ट ऑफ द आपका जो लाइफ रहेगी एज ए पीओ, एज ए ऑफिसर, वो रहेगी। सो टेक एज मेनी चैलेंजेस एज यू कैन इन द फर्स्ट 2 years. ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या होता है? कुशाग्र जी, एक बच्चों के मन में एक सवाल होता है, आई हैव आल्सो सीन कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को एवरी 3 years दे गेट सम ट्रांसफर, क्लर्क के ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते हैं और पीओ के ट्रांसफर होते हैं, वेदर इट इज ट्रू कि उनका कंपलसरी ट्रांसफर होता है? श्योर सर, एज पर आरबीआई रूल और या जो बैंक के जो बोर्ड्स है उनका जो पॉलिसी है उनके हिसाब से दैट इज वेरी नेसेसरी कि ट्रांसफर हो। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप पीओ है तो जितने ज्यादा आपके ट्रांसफर्स एज ए पीओ हो जाए इन डिफरेंट ब्रांचेस, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक, उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। ओके, एंड मोर ओवर दैट इज अ जनरल रूल कि कोई भी ऑफिसर जनरली 3 साल से ज्यादा एक ब्रांच में नहीं रह सकता, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या बैंक्स पॉलिसीज, क्योंकि सबको भी ट्रांसफर तो चाहिए, एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। एंड दैट इज एक्चुअली गुड, आपका ट्रांसफर हो ये आपके लिए अच्छा है। एक जगह पे आप एज ए ऑफिसर टिकेंगे, आपको लोग ज्यादा पहचानने लगेंगे, देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन यू, ओके, टू डू देयर जॉब देयर, which is not official, which will be not good for you career wise and even mental pressure and health wise. Okay, so transfer is good, that will refresh you, that will give you more energy and recharge you for doing other kind of works. And clerk का ऐसा रहता है कि clerk maximum 5 years एक branch में रहेगा। तो ऐसा कोई phase आता है कि फिर उनका transfer नहीं होता है and they stabilize like after 10 years 15 years, whether never okay, never ये कभी नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्शनली 3 साल के ऊपर किसी ब्रांच में किसी को ऑफिसर को रखना पड़ रहा है तो देयर इज एन एक्सेप्शन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, मे बी उनके ऊपर कुछ चार्जेस हो या कुछ हो तो एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्या उसके कोई काम बाकी हो, प्रोजेक्ट पेंडिंग हो, वो उसके कारण से एक्सटेंड करते हैं। अदरवाइज 3 years इज मैक्सिमम फॉर एन ऑफिसर टू बी इन अ ब्रांच। 3 साल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और क्लर्क का 5 साल के अंदर। क्लर्क का रेस्ट्रिक्शन ये है कि ऑफिसर का ये है कि अराउंड थ्रू आउट इंडिया, ओके, एंटायर इंडिया की फील्ड एरिया है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लर्क का उसके रीजन में होगा, दैट मींस गुजरात का है तो गुजरात के अंदर ही उसका ट्रांसफर। यस, हाँ, हम आगे देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लर्क में देखी जाती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस स्टेट की वो क्लर्क को पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई एक क्लर्क को ज्यादातर हो सके, जैसे कच्छ की बात करें हम तो एक ऐसा क्लर्क इनको चाहिए बैंक वालों को जो कच्छी समझ सके। ओके, अच्छा। अब वहां पे भले साउथ गुजरात से कोई क्लर्क लेके यहाँ पे रखे तो वो कच्छी नहीं समझेगा। ओके, राइट, सो दैट इज एक्चुअली बिजनेस करने में बैंक को भी मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसे किसी को बंदे को बिठा दिया। ओके, सो बैंक विल ट्राई कि यहाँ का लोकल बंदा यहीं कहीं पे घूमे, यहीं पे ट्रांसफर हो आसपास के ब्रांचेस में। So we can expect कि कच्छ का कोई अगर ज्वाइन हो रहा है तो उसको विद इन कच्छ जो है ट्रांसफर मिलेगा, उससे बाहर क्लर्क,
हाँ, एट क्लर्क पॉसिबिलिटी लेवल कम है। ओके ओके यस, एट क्लर्क लेवल वो उसको कच में रखने की कोशिश करेंगे। जी ऑफिसर्स का पूरे गुजरात पहला प्रायोरिटी रहेगा उनका कि गुजराती है आप, और अगर गुजरात में ऑफिसर की एग्जाम दी है जी तो आपको गुजरात में कहीं पे मिले जॉब, वो ओके प्रायोरिटी रहती है। लेकिन अगर गुजरात में वैकेंसी नहीं है देन दे मे ट्रांसफर यू टू सम अदर स्टेट। ओके ऑफिसर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हो सकता है आपका पोस्टिंग। जी जी क्योंकि मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आप गुजरात से है, जनरली गुजराती आर बिलीव्ड कि वो अपने घर से अलग ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते। मुझे ओके इंटरव्यू में पूछा था कि आपको अगर केरला में पोस्टिंग दे दे तो दैट्स नॉट योर प्लीज स्टेट, मतलब आप ये वहाँ की लैंग्वेज मलयालम यू डोंट नो, तो कैसे डील करेंगे। सो ऐसे होते हैं, लेकिन एक्चुअली बैंक्स डू नॉट डू। क ख ग जो राजभाषा के 3 स्टेट्स है, 3 कैटेगरीज है स्टेट्स की, जी आपको जनरली क या ख में रखेंगे। ग कैटेगरी जहाँ पे तमिल तेलुगु वो सारे ओके स्टेट्स है, वहाँ पे जनरली वहाँ के बंदों को रखते हैं। ओके 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 बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इश्यूज। यस, लैंग्वेज इश्यूज। ओके जी So we will talking about जी specialist officers. जी Mainly 6 कैटेगरी है, और यहाँ पे जब वैकेंसी होती है उस हिसाब से फिल की जाती है ये वैकेंसीज। जैसे पहली कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, फील्ड ऑफिसर। जनरली स्केल 1 के ऑफिसर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। स्केल 2 3 की हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज रेयरली इसकी वैकेंसीज होती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या करना होता है, अंडरस्टैंड बैंकिंग, रूरल एरिया में जो भी बैंकिंग करनी है रूरल एरियाज में होगी। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर फील्ड वहां पे है, इसलिए सिंपल उनको लैंग्वेज पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो ही डील कर पाएंगे। एज आई सेड, इसमें ऑफिसर को भी कच्ची आनी चाहिए अगर कच्छ में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है, क्योंकि गांव में जाके वो हिंदी में बात नहीं कर सकेगा, राइट। एंड सैंक्शनिंग ऑफ लोन पेपर वर्क, क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ होंगे तो उनको सब कुछ समझाना होगा। एंड ऑनेस्टली दोनों बैंक का भी प्रॉफिट और कस्टमर्स को भी नुकसान ना हो, ऐसे काम करने हैं उसको, राइट। दूसरा होता है आईटी ऑफिसर। इसमें अगेन सब में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के अलग अलग होंगे इसमें, राइट, बिकॉज आईटी ऑफिसर है, मैं जैसे अगर मैंने बीकॉम किया हुआ है और आईटी ऑफिसर मैं नहीं लग सकता, राइट। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आईटी, तो नहीं कर सकता। सो डेटा मेंटेनेंस एंड सपोर्ट करना होगा। बैंक का जो भी आईटी का काम है, डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर, नो डाउट उसके लिए आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन सपोर्ट तो आईटी ऑफिसर ही देगा बैंक का। वेयर इज एटीएम, मोबाइल बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग की जो भी है, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, लैन जो भी मेंटेन करना है वो आईटी ऑफिसर करेगा। इवन हार्डवेयर परचेस करने के या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो ही करेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग, एंटीवायरस अपडेट्स, वो सारा आईटी ऑफिसर्स देखता है, ओके। और बैंकिंग की कोर बैंकिंग सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करना है। कोई भी तरह से बैंक का आईटी के वजह से काम हिंडर नहीं होना चाहिए। हम ज्यादातर कई बार जाते हैं ब्रांचेस में और पूछते हैं कि क्या हुआ, बोलते हैं कि सर्वर डाउन है। सो एन आईटी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल, वो फटाफट काम करेगा, सर्वर फटाफट चालू हो जाएगा और बिजनेस फटाफट आएगा, ठीक है। सो एचआर, आईटी ऑफिसर की कोई ऐसी स्पेसिफिक उसकी डिग्री होनी चाहिए तो ही जी उसको। बिल्कुल, कंप्यूटर्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या एमएससी आईटी वाले को भी या एमसीए वालों को भी लेते थे, बट प्रायोरिटी उनको इंजीनियर्स की होती है। जो डोएक के डीओई सीसी के जो कोर्स होते हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर कोर्स है, वो किया हुआ हो आपने तो दे टेक इट एज एन ऑफिसर। फिर बाद में वो आपको ट्रेन करते हैं कि बैंक में कैसे काम करते हैं। Okay. So there are before you apply to specialist officer, कोई भी बैंक You में must be SOP, having that background degree. आप अपनी एलिजिबिलिटी बिल्कुल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप एग्जाम देंगे लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट जाएगा, इंक्लूडिंग मनी। नेक्स्ट इज एचआर या पर्सनल ऑफिसर। एमबीए विथ एचआर वालों को लेते हैं यहाँ पे ये लोग, राइट। कीप चेक ऑन ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, सारा ह्यूमन रिसोर्स का संभालना है। ये पोस्ट जनरली, ये सारी पोस्ट एक्चुअली एक्सेप्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एचआर और आगे जो देखने वाले हैं वो उनकी रीजनल बैंक्स, रीजनल ऑफिसेस या जो जोनल ऑफिसेस कहते हैं वहां पे होती है। दैट इज सिटीज लाइक अहमदाबाद एंड सो ऑन, बड़े सेंटर्स में रहती है ये जॉब्स। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो गांव में रहेगी, राइट। सो एचआर वालों को बैंक की एचआर पॉलिसीज सारी देखनी है, एंड सैलरी, स्टाफ का पर्क्स और सब भी देखना है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे आरबीपीएस में आप क्लियर करेंगे
तो सबसे पहले जब आप बैंक वालों से डील करेंगे वो होंगे एचआर प्रोफेशनल्स, एचआर ऑफिसर्स। ओके नेक्स्ट इज लॉ ऑफिसर्स, जिन्होंने एलएलबी किया हुआ हो वो एलिजिबल है इसके लिए, और बैंक के रिलेटेड जो भी लीगल एक्टिविटीज है बैंक की, राइट, बैंक के ऊपर केस कर रहे हैं या बैंक किसी के पे केस कर रहा है या बैंक के लोन के डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, उसको अपडेट करने हैं विथ ऑनगोइंग अमेंडमेंट्स इन द लॉ, तो वो सारा उसको देखना है लॉ ऑफिसर को जी, राइट। एंड नेक्स्ट इज मार्केटिंग ऑफिसर, ऑब्वियसली स्केल 1 MBA विथ मार्केटिंग होना चाहिए इसके लिए। बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। बैंक एक्टिविटीज करता है, काफी सारी एनआरआई मीट्स करते हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पार्टी देते हैं या कुछ भी करते हैं डिनर के लिए, ऑब्वियसली ये सारा मैनेजमेंट एक मार्केटिंग ऑफिसर को करना है। एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, ऑल ट्विटर पे हो या फेसबुक पे या कहीं भी, ऑल मार्केटिंग ऑफिसर्स डील विद। एक चीज है राजभाषा अधिकारी, जनरली ये ऐसा होता है कि IBPS के थ्रू लेते तो है, कर लेते हैं, अदरवाइज बैंक का ही कोई इंटरनल GBO हो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसने अगर राजभाषा की कोई भी एग्जाम, हिंदी की प्रोफिशिएंसी की एग्जाम अगर दी हो एंड ही इज वेल वर्स्ड विद रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिंदी, तो उसको राजभाषा अधिकारी बना देते हैं कई बैंक में। ओके, ऐसा होता है, लेकिन इसकी एग्जाम भी होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। हिंदी आपकी एक लैंग्वेज में होना चाहिए। आप ऑब्वियसली, जनरली मैंने जितने भी राजभाषा अधिकारी देखे हैं जनरली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनका हिंदी काफी अच्छा होता है कंपेयर टू अस, राइट? डेफिनेटली। एंड बिकॉज दिस इज, ये क्या है, राजभाषा अधिकारी एक प्रेसिडेंट से ऑर्डर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि ऐसा एक ऑफिसर हर बैंक में, हर जोन में होना चाहिए, एंड जस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी as a language, day-to-day use mein great, and that is required. Yes, that is legally required. Every bank must have a rajbhasha adhikari, every financial institution must have this. Okay, so this is what he needs to do. He needs to maintain the records ke hindi mein kitne kaam ho rahe hain, english mein kitne hote hain, so every quarter जो आप क्लोजिंग के स्टेटमेंट्स भेजेंगे उसमें एक ये राजभाषी का स्टेटमेंट भी होगा कि आपने कितने लेटर्स, पत्राचार हिंदी में किए हैं और कितने इंग्लिश में हुआ है। यू मस्ट, एज इफ ब्रांच में काम कर रहे हैं एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो भी आपको ये रिकॉर्ड रखना है और राजभाषा अधिकारी को हर 3 महीने ये देना होगा। कुशाग्र जी, मैं जनरली ये क्लर्क और पीओ के बारे में ही ज्यादातर जानता था, बट आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत ही नई इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं, हार्डली लोगों को इतना अवेयरनेस होगा। तो जो बैंकिंग के साथ एकदम जुड़े हुए हैं उन्हीं को ये जानकारी होती है। तो आई बिलीव कि दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जी बिल्कुल। और अगर आप एक बार देख लीजिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पिछले साल 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें देख लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कैटेगरी ऐसी है जिसमें अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। नो डाउट वैकेंसी भी कम होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं होता कि इसको करना है। यस 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 यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब इज हाई, बट पीपल आर नॉट अवेयर। यस, क्योंकि मैंने देखे हैं आईटी इंजीनियर्स जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर में अप्लाई करते हैं और देन दे रिग्रेट कि मुझे कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, आई डोंट लाइक दिस। तो बेटर है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन जाइए, कस्टमर से डील नहीं करना है, यू लुक गेट इनटू योर फील्ड, आईटी से रिलेटेड काम कीजिए बैंक के। जी 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 जी, ग्रेट। सो अब फाइनेंशियल एंड करियर ग्रोथ क्या होते हैं? ओके, व्हेन यू जॉइन एज ए क्लर्क और व्हेन यू जॉइन एज ए पीओ, ऑब्वियसली क्लर्क ज्वाइन करते हैं, दिस इज योर इन हैंड सैलरी 21,000 ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द बैंक यू हैव जॉइंड, डिपेंडिंग ऑन द सिटी और रूरल एरिया यू आर, जो भी है इन हैंड लगभग आपको 21,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। फिर हर साल एन्युअली आपका इंक्रीमेंट इसमें लगेगा, प्लस इसमें अगर आपने JIB, CIB जैसी एग्जाम्स जो IIBF कंडक्ट करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारी एग्जाम्स दी है, तो यू एडिशनली गेट योर इंक्रीमेंट्स इन एडवांस। जैसे क्लर्क है, आप JIB की एग्जाम क्लियर की है, क्वालिफाई की है, तो यू विल गेट 1 इंक्रीमेंट इन एडवांस। उसके लिए आपको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड CIIB की एग्जाम क्लियर करने पे आपको 2 इंक्रीमेंट, मतलब टोटल JIB एंड CIB के 3 इंक्रीमेंट आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं
तो आप एक्चुअली अगर 2 क्लर्क्स ज्वाइन कर रहे हैं एक ही साथ में, एक ने JIB CIB किया है, दूसरे ने नहीं किया है, तो एक जो ज्वाइन करेगा उसका 21,000 सैलरी ऑन हैंड आएगी, तो दूसरे का वो 4 साल आगे होगा उससे। क्या बात है, ग्रेट। क्योंकि 3 इंक्रीमेंट उसको ऑलरेडी मिल गए हैं। सो बैंक की इंटरनल एग्जाम उसको देनी ही चाहिए। जी हाँ, इंटरनल एग्जाम सर एक अलग चीज है। ये IIBF जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है। उसके आप विदाउट बिफोर ज्वाइनिंग बैंक भी आप एग्जाम्स दे सकते हैं। ग्रेट। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक उसमें आपको नो डाउट फीस में डिस्काउंट मिलता है। दैट्स द ओनली बेनिफिट, क्योंकि आपका PF नंबर होता है। सो ओके दैट मींस स्टूडेंट्स कैन गिव दिस एग्जाम बिफोर जॉइनिंग द बैंक आल्सो। ओके श्योर, इसमें आपके बैंक के फंडामेंटल्स काफी क्लियर हो जाएंगे ये दोनों एग्जाम्स में। सो दैट विल हेल्प यू इन बैंक इन IBPS एग्जाम एज वेल, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आएगा मेंस में। ओके ग्रेट। तो स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये पॉइंट सच में नोट करना चाहिए कि JIB CIB की एग्जाम आप पहले से साथ में ही दे दें, सो दैट व्हेन यू जॉइन द बैंक एंड यू गेट द जॉब, आपका इंक्रीमेंटेड सैलरी ही अप्लाई हो। बिल्कुल, पहले से ही आपके 3 साल आगे होंगे आप बाकी सबसे। जी। ओके, दूसरा प्रमोशन क्या होता है, फाइनेंशियल एंड करियर ग्रोथ। जैसे आप क्लर्क हो गए, कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, देन देयर इज एन इंटरनल प्रमोशन एग्जाम ऑफ प्रमोटिंग यू फ्रॉम क्लर्क टू स्पेशल असिस्टेंट। अब क्लर्क में नो डाउट एक्सपीरियंस से सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क या वो तो बन जाएंगे, राइट, विद द एक्सपीरियंस। लेकिन एक स्पेशल असिस्टेंट कैटेगरी होती है, ओके, जिसमें आपको एक ऑफिसर नहीं है आप, लेकिन ऑफिसर से थोड़ा नीचे के लेवल का काम, सुपरवाइजर थोड़ा सुपरविजन का काम भी कर सकते हैं। क्लर्क से थोड़ा ऊपर का काम, दैट इज डेटा एंट्री, थोड़ी कम हो जाएगी, सुपरविजन का काम ज्यादा हो जाएगा। इसमें सैलरी आपकी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। ओके, बट स्टिल यू आर नॉट एन ऑफिसर। ऑफिसर की इंटरनल, यू आर असिस्टिंग ऑफिसर बेसिकली। यस, यू आर असिस्टिंग, यू आर स्पेशल असिस्टेंट, you are more than a clerk, but so less you than get a more, some more, yes, less than an officer. You get more salary than clerk. Okay, even I have seen some special assistant जो कि later in the life obviously कुछ रिटायरमेंट के पहले जो स्पेशल ऑफिसर बने हैं उनकी सैलरी लगभग ब्रांच मैनेजर के जितनी थी। Okay, great. No doubt, that is there obviously एक उनका एक्सपीरियंस एंड सब काउंट होता है जी। And next you can get promoted to officer या directly PO अगर आप बन जाते हैं तो your salary will start 35,000 onwards, okay, per month. और उसमें भी अलग अलग promotions है अपने, that is scale 1 में आप join करेंगे तो आप कहलाएंगे probationary officer और 2 साल के बाद officer। फिर आपके टैग के आगे probationary officer में से probationary निकल जाएगा, now you are officer, okay। probationary officer में आप कुछ गलती कर लेते हैं तो that is kind of learning और आपको माफ किया जा सकता है तो कई बार, okay, they take it lightly, लेकिन once an officer you are understood as you know everything and you should not be doing any mistakes, major mistakes, okay। Basically they are using the word probation, so whether the bank is having right to discontinue with the appointment, वो right क्या बैंक के पास है? Of course है, उनके पास है। I have seen just one example in my life, that is probation के time एक बंदे ने मतलब he was not very serious about banking, गलतियों पे गलतियां करते जा रहा था, okay, so that kind of officer बैंक को नहीं चाहिए था, ऐसा ऑफिसर। तो ऑब्वियसली उसको फिर कहना पड़ा कि टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर जॉब, okay, you are not for banking, yes, you are not fit for banking। so probation में obviously 2 साल, पहले 2 साल very important, and obviously उस 2 साल में आपके अगेंस्ट में कोई FIR या पुलिस केस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा they will ask for पुलिस रिपोर्ट, okay। अगर पुलिस रिपोर्ट में फिर से आया कि पहले भी आप ज्वाइन करेंगे तब भी शायद मांग सकते हैं पुलिस रिपोर्ट, प्रोबेशन के बाद भी मांगेंगे कि कुछ है नहीं ना गड़बड़, so if you are found कि you are involved with some crime, तो वो प्रोबेशन वहां पे भी खत्म हो सकता है आपका, okay। So whether you are convicted or not, that they will not see, they will see ongoing legal proceedings are there, and you will not be eligible for the job। How serious is it, क्योंकि कोर्ट के केसेस है, लंबे चल सकते हैं, तब तक बैंक वेट नहीं कर सकता, सही बात, so they may discontinue your services, and
So be careful while you are on probation. लेकिन yes, keep learning. Okay. फिर scale 2 manager कहते हैं, scale 3 senior manager and so on. इसके साथ साथ आपके responsibilities भी बढ़ती जाएगी and obviously salary भी. Okay. Yes. So that is your career growth as a bank employee. Okay. Eligibility क्या क्या रहती है? I have taken this from the advertisement जो उनकी आई हुई होती है हर साल. तो हर साल लगभग एलिजिबिलिटी यही रहती है, इंडियन सिटीजन, नेपाल का सब्जेक्ट या भूटान का सब्जेक्ट होना चाहिए, रेफ्यूजी होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, किसी और देश से माइग्रेट किया हुआ, टू परमानेंटली विथ इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, ऐसा इंटेंशन वाला होना चाहिए. They are eligible. That means Nepalis and Bhutanese are also eligible for applying in India. Yes, they are eligible. Great. Hey, I have worked with a Nepali in the bank. He was an equivalent officer. वो स्केल 1 में था, मैं स्केल 2 में था, लेकिन he was a Nepali. Great. But he had an intention of permanently settling in India. उनके फादर भी यहीं जॉब करते थे, so he was eligible. Okay, हाँ, इसमें दूसरे कंट्रीज से कोई आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इश्यू होता है, वो उनको लेना पड़ेगा. Okay, fine. But that formality they have to fulfill. Yes, formality they have to do. क्लर्क्स की मिनिमम एज 20 to 28 एंड मैक्सिमम 28 इयर्स है क्लर्क्स की एज. एंड ऑब्वियसली रिलैक्सेशंस हर जॉब में होते हैं, हर रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, तो इसमें भी रहेंगे. पीओ की 20 to 30 इयर्स, 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं पीओ को. ऑब्वियसली टफ है, एग्जाम भी और काम भी टफ है, और रिलैक्सेशन उस हिसाब से. एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है कि यू मस्ट बी ग्रेजुएट from any university in any field. Okay, just graduate. 35% या 40% से पास भी है, चलेगा. Okay, तो कोई परसेंटेज बैरियर नहीं है, as well as कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, anything. And they must have only passed the examination. Yes. Exactly. हाँ, लेकिन अप्लाई करते वक्त, जब आप अप्लाई करें तब आपके पास आपके हाथ में फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए. Okay, without that you should not apply. कर भी नहीं सकते. On provisional basis you cannot apply. No, provisional like you have appeared but and you are awaiting the result, then you cannot. ना, awaiting results नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स परसेंटेज एंटर करने होंगे जब हम अप्लाई करेंगे. तो that is not possible. कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड या हाई स्कूल लेवल से लेके उसके बाद कभी भी आपके एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर होना चाहिए, स्कूल में या ग्रेजुएशन में. That is needed. Proficiency test जो है वो जनरली क्लर्क की होती है. Okay, जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे गुजरात में गुजराती, तो एक क्लर्क को आनी चाहिए. ऑफिसर की वो जनरली टेस्ट वैसे नहीं लेते, लेकिन क्लर्क की लेते हैं. So particularly in SBI या RBI की बात करेंगे तो उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT वो लोग कंडक्ट करते हैं. जिसमें आपको बोलेंगे कि चलो ये पैराग्राफ है न्यूज़पेपर का, आज का एक गुजरात समाचार का एक ये पैसेज पढ़ लीजिए. या मैं जैसे पंजाब में एक बार हुआ था, पंजाब में जो वहाँ पे टेस्ट कंडक्टर थे, उन्होंने जो भी ऑफिसर्स को इनवाइट किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी में एक पैसेज बोल रहा हूँ, आप लिख के मुझे दीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए साथ में. तो उसमें से 2 लोग को एलिमिनेट कर दिया था. तो क्योंकि उनको पंजाबी नहीं आती थी. सो तब प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो लोग चेक करते हैं, बिकॉज दे वांट टू रन द बैंक स्मूथली. सही बात. एक्स सर्विसमैन की कुछ कैटेगरीज, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए आपकी पीओ में या क्लर्क में बिफोर यू अप्लाई फॉर द टेस्ट. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर कास्ट. अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले. विदाउट चेकिंग योर एलिजिबिलिटी इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर, do not apply for IBPS SO exam. Okay. एग्जाम क्लियर कर लेंगे बट जॉब नहीं मिलेगा. जी बिल्कुल. ओके, प्री एग्जाम ट्रेनिंग जैसे वो लोग कंडक्ट करते हैं जनरली नोडल बैंक्स, जैसे गुजरात में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है, पहले देना बैंक थी, अब बैंक ऑफ बड़ौदा इज द नोडल बैंक या यहाँ की, तो वो कंडक्ट करवाती है. लेकिन अभी कोविड के कारण कई जगह पे नहीं पॉसिबल हो पा रही है. वो जनरली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या माइनॉरिटीज के कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट होती है. एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री है बिल्कुल, लेकिन बाकी के जो खर्चे हैं वहाँ पे वो सिटी में जाने के, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में होती है, तो अहमदाबाद जाने के, रहने के, खाने के, पीने के खर्चे आप पे होंगे.
ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं होगा, दैट इज फ्री. Okay. Okay, this is conducted by nodal banks. Okay. Nodal bank, what does that mean? They are the lead bank for a particular area. वहाँ पे Okay. सबसे ज्यादा बिजनेस उस बैंक का होगा. जैसे पहले देना बैंक थी गुजरात में. When I was interviewed for an officer post, वो देना बैंक की जो रीजनल ऑफिस थी अहमदाबाद में, वहाँ पे वो कंडक्ट हुए थे इंटरव्यूज. Okay. अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, obviously देना बैंक is taken over by BOB. So BOB is lead bank in Gujarat, but that is the nodal bank. Okay, great. So क्लर्क की एग्जाम के प्रीलिम्स की बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट नहीं होता है. इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35. अब अगर आप यहाँ पे टाइम पे नोटिस करें तो 20 मिनट्स हर सेक्शन में मिली है. सेक्शन वाइज टाइम लिमिट भी होगा. तो आप नोट कीजिए कि पर जैसे इंग्लिश की बात करें तो यू विल गेट 40 सेकंड्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन इंग्लिश. Okay. न्यूमेरिकल एबिलिटीज में 34 सेकंड्स पॉइंट समथिंग. आप 34 सेकंड 34 सेकंड्स मान लीजिए. Okay. सो एंड रीजनिंग एबिलिटी. सो आई विल डिस्कस एट द लास्ट कि आप ये यू आर नॉट इवन गेटिंग 1 मिनट टू सॉल्व वन क्वेश्चन. Okay. तो आपकी स्ट्रेटजी, आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए Okay. when you take a But test? whether it is required that you should attempt all the question? No, not at all. इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होंगे, इसलिए आप रिस्क मत Okay. लीजिए सारे अटेम्प्ट करने के. Okay. राइट, जितने हो सके करेक्ट करने के कोशिश कीजिए. Okay. क्योंकि आपके करेक्ट किए हुए क्वेश्चंस पे पानी ना फिर जाए फिर. सही. ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट. जी. और फिर उसके बाद होगा मेंस एग्जाम्स क्लर्क का. जी. ओके, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा या फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जिसे कहते आएंगे. 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स. इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स है दोनों की. Okay. रीजनिंग में अब 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स 60 है. राइट, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, उससे ज्यादा मार्क हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के. तो इसके हिसाब से 0.5 मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे. जिस क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स है उसका 0.5, उसका 1/4 कट होगा, नेगेटिव Okay. होगा अगर आप Okay. गलत करेंगे तो. Okay. सो टेक केयर ऑफ दैट इन रीजनिंग. मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वही है कि 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स. यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बड़ा होगा. यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 सेकंड्स जैसा टाइम मिलता है टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन. नॉर्मली ये कट ऑफ लेवल क्लर्क का प्रीलिम्स का क्या देखने को मिलता है जनरली? मतलब जनरली हम बात करें ये 55 to 60 की रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले कुछ सालों का अगर ऑब्जर्व करें तो. लेकिन आई विल से ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन डिस्कसिंग कट ऑफ्स बिकॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एग्जाम किस लेवल की है. टफनेस लेवल हर साल इसका टफनेस लेवल अलग होने वाला है. हर साल इसमें बैठने वाले बंदे अलग होंगे. हर साल इसकी वैकेंसीज अलग होंगी. सो ये सारे पैरामीटर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा. So मतलब अगर 2020 में कोई बैठ रहा है स्टूडेंट तो he should be focusing on कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं और उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकता है. So if there is only 10,000 vacancy and previous exam में 40,000 वैकेंसी थी तो we cannot expect the same cut off basically. बिल्कुल, इस बार ज्यादा होगा कट ऑफ बिकॉज वैकेंसी कम है, देने वाले शायद उतना ही बंदे होंगे. Yes. So that should be the point in mind. Yes, exactly. पिछले कई सारे लोग ऐसे पिछले साल क्या कट ऑफ रहा है. That cut off is not a passing mark, right? पासिंग मार्क इतना तो मुझे लाना है. ये इस साल चेंज हो जाएगा, हो सकता है शायद कम भी हो, ज्यादा भी हो. So you cannot keep that in mind. Okay. So prepare yourself for the best. Okay. PO का फॉर्मेट क्या रहता है? प्रिलिमिनरी एग्जाम में सेम पैटर्न है. 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, 30 मैथ्स, क्वांट्स एंड 35 क्वेश्चन क्वांट्स एंड 35 रीजनिंग. अब ये इंग्लिश के अलावा अगेन क्लर्क में मैं बताना भूल गया, यहाँ पे बता देता हूँ. दैट इज इंग्लिश के अलावा जो भी सेक्शन है वो हिंदी में भी होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होते हैं. इंग्लिश में रहेगा पेपर जो है इंग्लिश का. वो हमें टोटल कट ऑफ तो क्लियर करना है, लेकिन इंडिविजुअल सेक्शन वाइज भी कट ऑफ होगा, वो भी क्लियर करना है. ओके. और पीओ का मेन होता है, मेन एग्जाम, उसमें सब्जेक्टिव आता है. ओके, ऑब्जेक्टिव में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस आ जाएगा. जी. टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे.
200 मार्क्स के, और 3 hours 3 घंटे मिलेंगे. That is 180 minutes for 155 questions. You will be having more than 1 minute for one question. Okay. लेकिन इसके अलावा लास्ट में आधा घंटा और मिलेगा जहाँ पे आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करना है. 2 क्वेश्चंस होंगे 25-25 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स. Okay, that will be descriptive. That will be descriptive. आपको लेटर टाइप करना है या ईमेल टाइप करना है. आजकल ईमेल भी होते हैं तो ईमेल टाइप करने का बोल सकते हैं. ओके. ऐसे राइटिंग. और ये तो सारे एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में ही होंगे सारे. हाँ, बाकी के 4 ऊपर के जो टॉपिक्स है वो एमसीक्यू होंगे. आपको क्लिक करना है सही ऑप्शंस को. ओके, ग्रेट. इंग्लिश के अलावा बाकी सारे जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बायलिंगुअल. ओके, जनरली गुजरात के स्टूडेंट्स इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी ज्यादा टफ हो जाता है, राइट? जी. राजभाषा अभी तक गुजरातियों को इतनी समझ में नहीं आती, राइट? सो एसओ में क्या होता है? अगेन स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम अगेन वैसे ही है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए हो जाता है इसमें. ओके, और ये फॉर लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी. ओके, जनरल उसमें मैथ्स पे फोकस नहीं है. Whereas आईटी वालों को, आईटी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग, उसमें जनरल अवेयरनेस पे फोकस नहीं है उनका मैथ्स भी चेक किया जाता है. ओके, राइट, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम. एप्टीट्यूड चेक किया जाता है. यस, एग्जैक्टली, एप्टीट्यूड. लास्ट में मैं चाहूंगा डिस्कस करना कि एप्टीट्यूड में क्या फर्क है और व्हाई आर दीज एग्जाम्स कंडक्टेड. ओके, और मेन एग्जाम में ऑब्वियसली जो भी है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट, तो आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, आप लॉ में है तो एलएलबी का लॉ का चेक किया जाएगा. आपका नॉलेज आईटी में है तो आईटी का नॉलेज चेक होगा. वो सारे चेक्स होंगे मार्केटिंग, एचआर और डिफरेंट थिंग्स में. एक राजभाषा में है कि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा. हिंदी में आप लिख सकते हैं कि नहीं. ओके, राइटिंग इज इम्पोर्टेंट इन हिंदी, टाइपिंग इज इम्पोर्टेंट इन हिंदी. सो वो आपका राजभाषा में चेक किया जाएगा. ओके, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ऑब्वियसली सारे अभी तक जितने भी एग्जाम्स या प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ आईबीपीएस के नहीं, एसबीआई भी सेम पैटर्न फॉलो करता है. एसबीआई का पीओ या क्लर्क की आप अप्लाई करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस के सेम पैटर्न रहेंगे. एक एडिशनल चीज हो जाएगी, दैट इज बाद में जाके हम देखेंगे कि पीओ में इंटरव्यू रहेगा. एसबीआई वाले जीडी ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं. ओके, आईबीपीएस वाले ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाते, एसबीआई में ग्रुप डिस्कशन होता है. ओके, यहाँ तक जब तक मल्टीपल चॉइस की बात करें, बाकी एसबीआई का पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा. सेम, एवरीथिंग इज सेम. ओके, पेनल्टी 0.5 मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन. एज आई सेड कि रीजनिंग में जैसे मेंस में 1 से ज्यादा मार्क है एक क्वेश्चन के, सो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव भी 0.25 से ज्यादा होगा. राइट, स्कोर्स कैसे करते हैं वो लोग नॉर्मलाइज करते हैं, राइट, इक्वी परसेंटाइल मेथड से. वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट, वी शुड फोकस ऑन स्कोर कैसे बढ़ाए, मार्क्स, करेक्ट अटेम्प्ट्स कैसे करें, उस पे फोकस करेंगे तो ये अपने आप दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. राइट, और कट ऑफ स्कोर जो है वो डिक्लेयर नहीं करते बिफोर द इंटरव्यू प्रोसेस इज कंप्लीट. मतलब आपको बताएंगे नहीं आपका स्कोर क्या है, आपको सिर्फ इतना ही कहा जाएगा whether you are qualified for the next round or not. Okay. If you are qualified, तो फाइनल जब इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होगा तब आपको बताएंगे कि आपका मेंस में इतना स्कोर था. ओके, और ये सबके मार्क्स जो है वो बाद में ही डिक्लेयर करेंगे. हाँ, बाद में ही डिक्लेयर करेंगे. Initially they will declare whether the candidate is qualified or not. Yes, exactly. मतलब अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं 1 मार्क्स से रह गया, तो वो लास्ट में पता चलता है. After all the rounds are procedures over. are done. Okay. Yes. Okay. And they do not here, वो सुनते नहीं है किसी के कि पेपर फिर से खोल लेंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा, राइट? So जो आ गया वो रिजल्ट आ गया. Now you can't do anything. You can't challenge. बिल्कुल. नेक्स्ट टाइम ज्यादा जोश प्रिपेयर कीजिए. इंटरव्यू रहता है इसमें, टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा एंड 40 मार्क्स मिनिमम पासिंग है जनरल कैटेगरी के, 35 फॉर द अदर कैटेगरीज. ओके, वेटेज रहता है 80 to 20, मतलब 80 मार्क्स आपके मेंस के और 20 जो होंगे वो इंटरव्यू के कंसिडर किए जाएंगे टू गेट टू द फाइनल मेरिट. राइट, एंड इंटरव्यू में जाते पहले हर एग्जाम में
वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें डिक्लेयर किया होता है कि क्या क्या चीजें लेके जानी है, वो एडवर्टाइजमेंट में ही होगा। तो आप याद रखिए कि मेरे साथ हुआ था, मेरे आगे वाला जो था, एक लड़की थी, वो एक डॉक्यूमेंट भूल गई थी। लकीली वो अहमदाबाद की ही थी, तो उसको थोड़ा टाइम दिया, उसके फादर इमीडिएटली उसके घर दौड़े और वो जो डॉक्यूमेंट भूल गई थी वो लेके आए। अदरवाइज जैसे मैं यहाँ भुज से गया हूँ वहाँ पे अहमदाबाद इंटरव्यू देने, और मैं कोई डॉक्यूमेंट भूल गया तो इट्स नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द इंटरव्यू। And they will not give you second chance. नो चांस। आपका आज टाइम है, ये टाइम का अपॉइंटमेंट है, एंड यू हैव नॉट कम विद द requisite list of documents. documents. Yes. Okay. So take care of that. This is very important. Very important. Yes. Okay. दूसरी चीज जो हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि रूरल एरियाज में ज्यादा होती है, क्योंकि दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972 आई गेस, जब रीजनल रूरल बैंक्स बनी थी। तो तब ये फोकस था कि रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उसके लिए ये रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश किए थे। तो इसका IBPS ही कंडक्ट करता है एग्जाम, ऑफिस असिस्टेंट्स का और ऑफिसर्स लेवल का 1, 2 and 3 लेवल तक का यही बैंक कंडक्ट करेगा, IBPS ही कंडक्ट करेगा। एलिजिबिलिटी एज की क्या होती है? तो मल्टीपर्पस असिस्टेंट्स मतलब काइंड ऑफ क्लर्क, राइट, ऑफिस असिस्टेंट, 18 इयर्स से 30 साल। अब यहाँ पे 18 इयर्स जो है वो डाउटफुल है, एडवर्टाइजमेंट्स में लिखते हैं 18 इयर्स, बट उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट मिनिमम। ओके, तो 18 इयर्स यस होता नहीं है, जनरली 20-21 साल ही मान लीजिए इसको स्टार्टिंग एज इसकी। सिमिलरली इन्होंने कुछ रूरल एरिया को कुछ डिफाइन किया है कि भाई रूरल एरिया किसको माना जाएगा और किसको? डिपेंड्स ऑन द रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन और पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन, दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रूरल एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। जैसे ग्रामीण बैंक्स ऑब्वियसली बड़े सिटीज में भी होती है, लेकिन दे आर डीलिंग ओनली विद रूरल, उनके तालुका के या जो भी तहसील के रूरल विलेजेस है उस पे फोकस करेंगे, भले ही वो सिटी में ब्रांच है उसकी। जस्ट फॉर कन्वीनियंस उन्होंने यहाँ पे खोली होती है दूसरे काम के लिए। ओके। स्केल 1 की अगेन आप 18 to 30 इयर्स एज कहते हैं, लेकिन कंसिडर इट 21। ओके, स्केल 2 मैनेजर 21 to 32 इयर्स, 2 साल इंक्रीज है। स्केल 2 ऑब्वियसली एक्सपीरियंस और वो सब मांगेंगे इसमें। एंड स्केल 3 सीनियर मैनेजर 21 to 40 इयर्स तक की एज लिमिट है। अप्लाई करते पहले आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए क्लर्क में, स्केल 1 में, राइट, सही सेम है, बैचलर्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिग्री का, प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए, मतलब कोई मलयाली आके यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कच्छ में मुझे RRB में काम करना है, या कोई कच्छी जाके नहीं बोल सकता मुझे केरला में करना है, दे कैन नॉट। ओके, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्केल 2 में GPO होता है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, हमने आगे दोनों की डिस्कस की है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मतलब PO लेवल का है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो उसमें भी अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इसमें एक्सपीरियंस काउंट होगा। स्केल 2 ऑफिसर में यू मस्ट हैव 2 years 1 year डिजायरेबल फील्ड, राइट। एंड ऑब्वियसली स्केल 3 में ज्यादा एक्सपीरियंस मांगे, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे विथ ऑल द अदर क्राइटेरियाज। सो बिफोर अप्लाइंग जस्ट लुक एट द एलिजिबिलिटी। ओके, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स, इसमें इंग्लिश पे फोकस नहीं है, क्योंकि गांव में जाके आपको इंग्लिश नहीं बोलना है, राइट। यहाँ के कच्छ के या चरोतर के NRI विलेजेस में काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे NRI ज्यादा आएंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। You are dealing with agriculture, rural and labor class of people, so you know that you must know the language. Okay. यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, जैसे गुजरात में गुजराती। ओके, सो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहती है दोनों में, स्केल 1 में और मल्टीपर्पस असिस्टेंट्स में, और 40 क्वेश्चन होंगे। 45 भी इसमें थोड़ा कम है, मतलब उसमें 60 मिनट्स था, यहाँ पे 45 मिनट्स है। यस, मेन एग्जाम में है वो, इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आपका चेक हो जाएगा, और इंग्लिश भी चेक होगा। नो डाउट इजी होगा कंपेयर टू GPO, जो IBPS की हम दूसरी कमर्शियल बैंक्स की एग्जाम देते हैं, उससे रिलेटेड अगर इसका इंग्लिश देखे तो थोड़ा आसान रहता है। ओके, और हिंदी भी चेक करेंगे ऑब्वियसली। डेफिनेटली। ओके, स्केल 2 में अगेन आपका अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा, अदरवाइज यही है, सिंगल लेवल एग्जाम होगी, इसमें प्रीलिम्स और मेंस ऐसा नहीं होगा, दिस विल बी ओनली 1 लेवल एग्जाम।
and Okay. scale 2 officers. And similarly scale 3 की भी single level exam होगी. Okay. इसमें आपका professional knowledge check नहीं होगा. Great. Okay, so consider your eligibility before applying. Okay. Yes. हाँ, दूसरा बिफोर मूविंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनल चीज कह दूं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जनरल बैंकिंग ऑफिसर बन सकता है. Okay. वो बैंक की इंटरनल प्रोसेस है. इंटरनली एक एग्जाम देनी होगी टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफिसर टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर, क्योंकि उसमें प्रमोशन के ज्यादा चांसेस होते हैं. Okay. जनरल बैंकिंग GBO में ज्यादा चांसेस होते हैं. Okay. तो वो इंटरनल एग्जाम है, वो आप क्वालिफाई करते हैं तो यू विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफिसर टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर. और फिर अगर आप आईटी में हैं और बोल रहे हैं कि मुझे कस्टमर डील नहीं करना है तो नहीं चलेगा. ओके. वहां पे आपको फेस करने पड़ेंगे वंस यू आर जनरल बैंकिंग ऑफिसर. यस, प्रमोशन लेके आए हैं तो फिर तो फेस करना. बिल्कुल जी, बिल्कुल. फाइनली फटाफट में थोड़ा ब्रीज कर लेता हूँ इस पे कि आरबीआई जो कंडक्ट करता है एग्जाम, वो असिस्टेंट्स या ग्रेड बी ऑफिसर्स की एग्जाम्स होती है. जी. इसमें आरबीआई इज वेरी क्लियर इन द एडवर्टाइजमेंट्स कि हम क्या चाहते हैं फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स. सो 20 से 28 साल उसकी एज की क्राइटेरिया होती है, और बाकी जो रिलैक्सेशन है वो तो बाकी जो एप्लीकेबल थे वो यहाँ पे भी है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने वहां पे कहा था कि आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हो तो चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा. ओके. मिनिमम 50% मार्क्स आरबीआई में चाहिए फॉर असिस्टेंट. ओके. ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम का है. ओके. 50% मिनिमम चाहिए, मतलब 49.99 मार्क्स आए, परसेंटेज आए और आप बोलो कि ऑलमोस्ट 50% है, एक पॉइंट ही तो कम में ले लो, नहीं चलेगा. दैट इज लेस देन 50. ओके. और पास क्लास ऑब्वियसली रिजर्व कैटेगरी के लिए पास क्लास हो जाए. एक्स सर्विसमैन का भी रिजर्व कैटेगरी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, वो पास होने चाहिए बस. ओके. ओके. एंड इसमें भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक करेंगे. आरबीआई के जितने भी 15-17 जो भी ब्रांचेस है थ्रू आउट इंडिया या सेंटर्स है उसके ऑफिसेस, जैसे गुजरात में है, अहमदाबाद में, तो आपका गुजराती चेक होगा. ओके. इसमें प्रीलिम्स सेम 30, 35, 35 जो आईबीपीएस की थी वही पैटर्न है. और मेंस एग्जाम्स में अब 200 क्वेश्चंस है. यहाँ पे सारा 40-40-40 का डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उन्होंने, कोई अलग नहीं है. ओके. और लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी आपकी. ऑफिसर ग्रेड बी में क्या है कि 30 साल तक का है, वहां पे 28 साल थे, यहाँ पे 30 साल तक का आपका एज कंसिडर होगा. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिटेशन है, आप 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें से. ओके. 6 से ज्यादा दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी, यस. और रिजर्व कैटेगरी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके. राइट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेड बी जनरल पोस्ट का ही डिस्कस किया है. तो उसमें 60% मार्क्स आपके चाहिए ग्रेजुएशन में. ओके. इन 12th एंड 10th स्टैंडर्ड आल्सो, उसमें भी 60% मिनिमम चाहिए. ओके. पूरा मतलब आपका बैकग्राउंड में जो मेजर एग्जाम्स हुई हैं सब में 60% चाहिए. मिनिमम 60% चाहिए आपके. ओके. इसमें भी फेज 1, 2 और 3 में होते हैं जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का. उसमें 120 मिनट मिलती है, सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन. 4 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. वो फेज 1 में होगा. फेज 2 में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3. इसकी डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड, और कौन सा रेफरेंस मटेरियल भी यूज करना है वो भी उसके एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ है आरबीआई ने. सो गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट वेल बिफोर अप्लाइंग. आपको बहुत सा सपोर्ट उसमें मिल जाएगा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है. जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कौन सी बुक में से, तो उसमें दिया हुआ है कहाँ से यूज करना. आरबीआई की एग्जाम्स की या वैकेंसीज की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है जनरली? जैसे आईबीपीएस या एसबीआई की हम मान ले कि साल में 2 बार, एक बार क्लर्क की, एक बार ऑफिसर, एक बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वो लोग कंडक्ट करें. आरबीआई का ऐसा नहीं है. एज पर द वैकेंसी दे कंडक्ट द एग्जाम. ओके. तो जैसे पिछले साल दिसंबर में असिस्टेंट की आई थी. ओके. राइट. और ऑफिसर की उससे पहले आई थी. इस साल में आरबीआई की कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट की नहीं है, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट की. ओके. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी डॉक्टर्स या चाहिए थे उनको कोविड के लिए, तो उसकी रिक्रूटमेंट हुई थी. तो ऐसा कोई फेज जाता है कि 3-4 साल तक वैकेंसी ही नहीं आए? नहीं, ऐसा लोग रिटायर होते रहते हैं. राइट. दैट इज रोटेशन बेसिस. तो भले ही कम वैकेंसी, लेकिन उनको जरूरत होती है. देयर विल बी.
ऑब्वियसली आरबीआई का बेनिफिट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यू आर अबव अदर बैंक्स, राइट, एज एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ आरबीआई। अगर आप किसी जोनल ऑफिस में किसी और बैंक की, कमर्शियल बैंक की जोनल ऑफिस या ब्रांच में जाके आया कि मैं आरबीआई से आया हूँ, भले ही ऐसे पैसे जमा करने भी आए हैं, सिर्फ बोल दीजिए मैं आरबीआई से आया हूँ, तो यू विल बी ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे। यस। एंड इन जनरल भी हम किसी आरबीआई के एम्प्लॉय से मिलते हैं तो वी डू हैव दैट स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर हिम। ऑब्वियसली यस, यस, दे आर स्पेशल, राइट। इंटरव्यू भी होगा तरीके से, आपको मतलब पूरे ग्रिल करेंगे इंटरव्यू में, इसके भी। ओके, सो इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी। फाइन, सो आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द थिंग। ग्रेट, ग्रेट। आपके जो सक्सेस इसमें डिपेंड करे कि आप, एक चीज मैं फाइनली सर एक बता दूं थोड़ा, जी जी, कि जैसे मैंने कहा कि ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट है, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक या यूपीएससी कर रहे हैं, सीसेट कर रहे हैं यूपीएससी की या कुछ भी, ये एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं आपका। दैट मीन्स दे आर नॉट चेकिंग कि आप मैथ्स में कितने फास्ट है, वैदिक मैथ्स आता है कि नहीं, अलोहा किया है कि नहीं, आप, दे आर नॉट चेकिंग योर मेंटल कैपेसिटी टू कैलकुलेट, क्योंकि अब तो कैलकुलेटर्स है, कंप्यूटर्स है, व्हाई डू दे नीड faster calculation persons, calculating persons? They are actually selecting decision makers. ये सारी जो भी एग्जाम्स है, they are actually selecting decision makers, कि आप सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, without wasting much time. ओके, so आपको वहां पे एग्जाम में वही करना है, वही वो लोग चेक कर रहे हैं। so आपको वहां पे डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन का मुझे क्या आंसर देना है विद इन 30 सेकंड्स या 50 सेकंड्स मैक्सिमम। और ये भी आप डिसाइड करते हैं, ब्रेन की स्पीड चेक कर रहे हैं, ब्रेन की स्पीड कैसी है, एग्जैक्टली, मतलब आप अलर्ट कितने हैं, अलर्ट कितने हैं, कैपेसिटी ऑफ मेंटल कैपेसिटी। या ये भी डिसाइड कर ले कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, ओके, दिस विल वेस्ट माय टाइम, या मुझे नहीं आता, तो ये भी कितना फास्ट कर लेते हैं, दैट इज आल्सो दे आर चेकिंग, बिकॉज़ आपका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। ओके, ओके। तो इसके लिए आप अपने सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस, भले ही सब्जेक्ट वाइज या इवन पर्सन वाइज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आर यू गुड विद पीपल, आर यू शाय विद पीपल, कैसे आप अपने आप को स्ट्रेंथ और वीकनेस में डिवाइड करिए। आपकी वीकनेस है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन भी करे और इम्प्रूव भी करे, उसकी कोशिश करनी हमें कंटिन्यूअसली करनी चाहिए जी, राइट, एंड बी परसिस्टेंट, मेहनत करते रहना है इसमें जी। सो यस सर, आप कहते हैं कुछ कह रहे थे जी, कुशाग्र जी, मैं आई एम रियली वेरी मच हैप्पी दैट ये वीडियो हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा नॉलेज, आई बिलीव कि बैंकिंग एग्जाम का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने बाकी छोड़ा। आईबीपीएस कवर किया हुआ है, आरबीआई कवर हुआ है, आरआरबी कवर हुआ है, एंड यू हैव कवर्ड इट सो एकदम ऐसे कवर किया है कि पूरी क्लैरिटी मिल रही है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने जो ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो हमारे व्यूअर्स के साथ हम शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी कि वो उसको फिर से गो थ्रू करना चाहेंगे, तो हम हमारे वीडियो के लिंक के नीचे उनको वो एक्सेस दे देंगे, सो दैट दे कैन वेरीफाई एंड उनके जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो पाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू अलाउ दैट, वी विल डू दैट। बिल्कुल सर, ऑल योर्स, बिल्कुल शेयर करूंगा। जी 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 जी। एंड व्यूअर्स को मैं ये कहूंगा कि आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन अभी भी आ रहा है, तो आप कमेंट में आप लिख देंगे, और आपको डेफिनेटली कुशाग्र जी, मैं जितना हेल्प कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स और कंफ्यूजन हम क्लियर करें, ठीक है। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कुशाग्र जी कि ये वीडियो को वो भी थोड़ा फॉलो करें आफ्टरवर्ड्स, के किसी के भी कोई कंफ्यूजन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो उसको हम रिजॉल्व करके स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए। जी, अब वी हैव, आई थिंक जो अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आई थिंक वी हैव थॉरोली अंडरस्टूड इट, और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। नाउ एक थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का डिस्कशन, अभी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि एनआरए के बारे में एक अनाउंसमेंट हुआ था, नेशनल रिक्रूटमेंट, यस, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करने वाले हैं, और एग्जामिनेशन अथॉरिटी में थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी गाइड करें कि ये क्या होने वाला है, when it will be effective, and right now what should be the way of preparation.
जी श्योर। तो इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये हमारी थोड़ी दिक्कत थी सब कैंडिडेट्स की कि हर एग्जाम के, जैसे कि IBPS की सारी एग्जाम्स हो या IBPS के भी 3-4 एग्जाम्स जैसे हमने डिस्कस की, SBI की या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जाम्स देते थे, उसमें प्रीलिम्स हर बार हमें देनी पड़ती थी, हर अलग अलग। सो कॉस्ट भी बढ़ता था, टाइम भी कंज्यूम होता था। So government has wisely taken this decision कि एक ही prelims exam conduct होगी between Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board and IBPS. उस एक prelims exams के score से वो लोग फिर mains के लिए apply कर सकते हैं जिस भी exam में चाहे उसमें। इसमें सिर्फ ये 3 boards ही included नहीं है, even state governments की exams या दूसरी कई सारी PSUs, Public Sector Undertaking की exams को इसमें include किया जा रहा है। तो prelims common होगी। उस common score से आप जिस भी बैंक में या जिस भी PSU में या स्टाफ सिलेक्शन में या रेलवेज में कहीं भी अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। मेंस आपकी अलग से ली जाएगी। Okay, so अलग अलग, but for every prelims you don't need to go and so waste for your time. prelims only they have made this separate recruitment agency. Yes. And only for technical post. Okay. Only for non-technical post, जो engineering की या technical post होगी, IT की या कुछ भी, उनके लिए नहीं। Okay. And if they are clearing the prelims, तो उनका जो मेंस का एग्जामिनेशन है तो वो IBPS जैसे ले रहा था वैसे ही लेगा, वैसे ही लेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे ले रहा था वैसे ही लेगा, like Tier 3, 4 वही लेगा। Okay. और प्रीलिम्स लेवल में होगी, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जाम्स कंडक्ट होगी। नेक्स्ट सितंबर से ट्राई कर रहे हैं, सितंबर 2021 तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि बच्चों को 3 एग्जाम देनी पड़ती थी प्रीलिम्स की, तो उसकी जगह एक ही एग्जाम में उनका काम हो जाएगा। एंड दे वुड हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो स्टाफ सिलेक्शन में भी जा पाए और IBPS में भी जा पाए। तो दैट इज अ ग्रेट स्टेप, ग्रेट इनिशिएटिव। बिल्कुल अप्रिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जी। तो अभी मतलब उसके अंदर इतना क्लैरिटी नहीं है, आई बिलीव कि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा मतलब सिलेबस और वो सब इतना नहीं डिक्लेयर किया है। नहीं, वो एक्चुअली नेक्स्ट सितंबर से प्लान कर रहे हैं, तो इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, आई होप सो। तब तक डिक्लेयर हो जाए। लेकिन प्रीलिम्स का तो ऑब्वियसली जनरली सारी एग्जाम्स में यही पैटर्न रहता है, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज, इंग्लिश। तो ये तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 4 सेक्शन तो होंगे। तो बस मैं आपको अभी से ही एक चीज के लिए बांध रहा हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट पूरा क्लैरिफिकेशन देती है, नोटिफिकेशन आता है, वी वुड बी डूइंग वन मोर वीडियो ऑन NRI, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग वेट कर रहे हैं। इट इज द फ्यूचर, वो आने वाला कल है और आगे सबको एग्जाम्स उसी को फॉलो करना है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, तो आपकी मदद फिर से लेंगे, आपका गाइडेंस फिर से लेंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, और मैं आपको बाउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इवन आई लुक फॉरवर्ड कि मैं वापस आपसे जुड़ूं और ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे फिर से दें कि मैं फिर से आपके साथ 100%, इट इज रियली ग्रेट प्लेजर ऑफ अस। जी कुशाग्र जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड मैं खुद ऐसा मानता था कि मुझे बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, बट एज ग्रेजुअली जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा मुझे पता चला नहीं भैया, मेरा नॉलेज तो 20% ही था। एंड देयर आर मेनी थिंग्स, एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स भी इसको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे, पेरेंट्स को भी जो देख रहे होंगे जिनको स्क्रैच से कुछ नहीं पता है, उनको भी बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। सो जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। और जो अभी अपने कैरियर के डिसीजंस ले रहे हैं और कैरियर के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस और बहुत सारे मिलने वाले हैं, अलग अलग फील्ड पे ऐसे ही जबरदस्त एक्सपर्ट्स के साथ हम और वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब्सक्राइब करें। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चल रहा है कि भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं लोगों को वो पसंद आ रहा है। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो अगेन थैंक यू वेरी मच कुशाग्र जी, आपने समय दिया और इट वाज ग्रेट हैविंग यू विद अस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एंड व्यूअर्स को भी अगेन मिलते रहेंगे और तब तक डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करें, एक और वीडियो अभी थोड़े समय में ही आएगा। थैंक यू सो मच।